हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहें। पीके ग्रुप की चेयरपर्सन 75 वर्षीय संगीता जी के गोलोक गमन के बाद से विशाल भवन मानो उदास हो उठा था। उनकी मुख्य सेविका कमला देवी की आंखों से निरंतर आंसू झर रहे थे। उनकी लाल सुर्ख आंखों के पपोटे स्पष्ट कह रहे थे कि वह रात भर आंसू बहाती रही हैं, परंतु विधि के विधान को कोई भी नहीं टाल सकता। फिर मृत्यु तो जीवन का शाश्वत सत्य है। शोक सभा का आयोजन किया गया। शहर के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों के अतिरिक्त कंपनी के लोग, रिश्तेदार और परिचितों से हाल खचाखच भरा हुआ था। लोग पुष्पांजलि के साथ उनको श्रद्धांजलि भी समर्पित कर रहे थे। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी ज्येष्ठ पुत्र सूर्यभान सिंह और उदयभान सिंह की नजरों के सामने जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे, क्योंकि अब वही उनके नए मालिक होने वाले थे। धार्मिक प्रवृत्ति के ज्येष्ठ पुत्र सूर्यभान सिंह ने सभी ऑफिस में शोक सभा करने के लिए सूचना प्रसारित कर दी थी। सूर्यभान ने विधि विधान से सारे धार्मिक अनुष्ठान को स्वयं संपन्न किया था। अस्थि विसर्जन के लिए वह स्वयं हरिद्वार गए थे। सूर्यभान सिंह के मन में अपार संतोष था कि सब कुछ और शांति से संपन्न हो गया था। यद्यपि अभी भी शोक संतप्त परिवार में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, परंतु सच कहा जाए तो शांति का माहौल कृत्रिम और बनावटी अधिक था, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों के मन में अज्ञात भय था, घबराहट और शंका ग्रस्त भी थे। वजह थी आज माँ जी का वसीयतनामा पढ़ा जाने वाला था। पिछले कुछ दिनों से हेमलता जी का माँ जी के पास आना जाना ज्यादा बढ़ गया था। वह अधिकतर माँ जी के विशाल कक्ष में ही बनी रहती और दोनों आपस में गहन विचार मंत्रणा करती रहती थी। बड़ी बहू नेहा और छोटी बहू अनीता से उन लोगों के बीच बार बार की आपसी मुलाकात के साथ उन दोनों के बीच होने वाली राय मशविरा, विशेष रूप से वह भी फुसफुसाहट में अनीता को चिंता में डाल दिया था। यह स्पष्ट था कि दोनों के बीच कुछ गोपनीय रूप से पक रहा है। नेहा जो शांत और संतोषी थी, उनका सोचना था कि माँ बेटी के बीच का मामला है, इसीलिए उनको दखल अंदाजी करने का कोई हक बिल्कुल भी नहीं बनता। परंतु स्वभाव से घमंडी और लालची अनीता उन दोनों के इर्द गिर्द घूमती और सास संगीता जी से मीठी मीठी बातें करती रहती। शायद माँ जी के मुंह से किसी क्षण उनके दिल की हलचल जुबान पर आ जाए, परंतु साम दाम दंड भेद के बावजूद वह कुछ भी जानने में विफल रही थी। वह मात्र अनुमान ही लगा सकती थी, परंतु सच्चाई के जरा भी करीब नहीं पहुंच पाई थी। लगभग 9 वर्ष पहले की बात है, जब एक दिन विजयराज का हृदयाघात से स्वर्गवास हो गया था। संगीता देवी कुछ महीनों तक तो शोक संतप्त होकर मौन बनी रही, परंतु फिर कंपनी के बिगड़ते हालात को देखकर उन्होंने अपने शोक को शीतांजलि दिया और पति के ऑफिस की कुर्सी पर विराजमान हो गई और कारोबार के निर्णय स्वयं लेने लगी। उनके कुशल निर्देशन में कारोबार प्रगति के मार्ग पर चल निकला था। पीके ग्रुप प्रदेश में जाना माना नाम बन गया था। दोनों बेटे सूर्यभान और उदयभान माँ के अधीन पहले ही तरह काम करते रहे। संगीता जी ने हमेशा से अपने बच्चों की इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा था, इसीलिए माँ जी से किसी को कोई शिकायत नहीं थी। नेहा, यह तुम्हारे लिए डायमंड का सेट डिजाइन पसंद न हो तो रमेश जी को फोन कर देना। माँ जी, ये बहुत सुंदर है। नेहा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अनीता, आप यूरोप जाने की बात कर रही थी। आप ये दोनों के लिए यूरोप की ट्रिप की टिकट है। 20 दिनों की बुकिंग है।
मैंने उदय को भी ऑफिस से छुट्टी दे दी है। अनीता खुश होकर बोली, माँ जी आप सबके मन की बात कैसे जान लेती हैं। उन्होंने आगे बढ़कर उनके पैर छूकर अपनी खुशी जाहिर की थी। सूर्यभान का बेटा यूके में पढ़ाई कर रहा है तो बेटी यूएस में एमबीए कर रही है। उदयभान के दोनों बच्चे दून स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। पीके ग्रुप की गणोत्सव और दीपावली की पार्टी का लोगों को इंतजार रहता था। सूर्यभान तो पूरी मेहनत और जिम्मेदारी से कारोबार को बढ़ाने में लगे हुए थे, परंतु उदयभान और अनीता दोनों हाथ से पैसा उड़ा रहे थे। उदय को रेसिंग का चस्का था तो अनीता को क्लब में दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी बाजियां खेलने का शौक था। सूर्यभान ने जब भी उदय से होने वाले खर्चों के प्रति आगाह किया और बिजनेस पर ध्यान देने को कहा, घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। उन्होंने माँ जी के सामने अपने दिल के गुबार को रखा तो उन्होंने कह दिया कि उदय के अंदर बचपना है, जरूरत पड़ने पर वह समझ जाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं उन दोनों से बात करूंगी। यद्यपि वह स्वयं भी उसकी हरकतों से परेशान थी, क्योंकि वह भी उनकी भी नहीं सुनता था। हेमलता देवी उनकी ज्येष्ठ पुत्री थी। विजय राज ने अपनी लाडली बेटी की शादी बहुत धूमधाम से राजघराने में ठाकुर रामदयाल के बेटे रंजीत कुंवर से की थी, परंतु शीघ्र ही उन्हें मालूम हो गया था कि वह लालची लोगों के बीच में फंस गए हैं। परंतु बेटी की खुशी के लिए वह उनकी उचित अनुचित मांगों को चुपचाप पूरा करते रहे थे। जब पिता नहीं रहे तो उन्होंने माँ जी को अपना शिकार बनाया और आए दिन उनके सामने अपनी मांग को लेकर झोली फैलाकर बैठ जाती, परंतु संगीता जी ने बेटी की लालची हरकतों के विषय में बेटों को हवा भी नहीं लगने दी। और यही वजह थी कि सूर्यभान सिंह बहन के लालची स्वभाव के विषय में बिल्कुल अनजान थे। इन दिनों हेमलता जी यहीं पर रह रही थी और नेहा ने गौर किया था कि अनीता के साथ घुट घुट कर बातें हुआ करती थी। उनका माथा ठनका था, कहीं अनीता कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही है, परंतु वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह मेहमानों की व्यवस्था में लगातार व्यस्त रह रही थी। माँ जी की तिजोरी आप कब खोलिएगा? नेहा भाभी। नेहा क्षण भर को अचकचा गई थी। तिजोरी का तो उन्हें ध्यान भी नहीं आया था। मेरे जाने के बाद खोलना चाहती हो तो कोई बात नहीं। मुझे तो माँ जी का सतलड़ा हार बहुत पसंद है। माँ जी ने कहा भी था कि आपको बहुत पसंद है तो आप ही ले लेना। मैं तिजोरी खोलूंगी तो आपको दे दूंगी। नेहा समझ गई थी कि इन दोनों के आपस में यही कुछ तय हुआ होगा। वह अनीता की बात सुनने को उत्सुक थी। तभी वह बोली, जीजी, माँ जी जैसा हार तो आप मेरी शादी में पहने हुई थी। मैं एक दिन एल्बम देख रही थी तब देखा था। वह तो मैं माँ जी का ही पहने हुई थी। नेहा चौंकी थी। माँ जी ने सतलड़ा हार उदय की शादी के उपहार के रूप में बनवा कर दिया था। वह चुपचाप जीजी की ओर देखने लगी थी। तभी अनीता बोली कि माँ जी ने तो मुझसे कहा था कि मैंने तुम तीनों के लिए एक जैसा बनवाया है। यह सुनते ही जीजी बिगड़ गई। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? माँ जी ने कहा था कि मैं तुम्हें दादी की निशानी के तौर पर दे दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम लोगों का जब मन हो तब तिजोरी खोलना। माँ के जाते ही इतनी बेइज्जती, यह कहकर सुबक सुबक कर रोने लगी थी। नेहा उन्हें चुप कराने में लग गई थी। तभी रंजीत कुंवर जी और दोनों भाई भी अंदर आ गए कि क्या बात हो गई। जब सूर्यभान को सब बात मालूम हुई तो वह बोले, चाबी किसके पास है? नेहा और अनीता दोनों ही उस जगह पर बार बार जाकर चाबी खोजती रही,
लेकिन उन्हें नहीं मिली। दोनों ही परेशान हो उठी कि आखिर चाबी कहाँ गायब हो गई। तभी हेमलता तेजी से उठी। इतना नाटक क्यों फैला रखा है? नहीं खोलना है तो बिल्कुल मत खोलो। फिर वह स्वयं उठ कर गई और अलमारी में खोजने लगी। थोड़ी देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उनको चाबी मिल गई थी। वह नाराज होकर बोली, साफ साफ मना कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने चाबी सूर्यभान की हथेली पर रख कर कहा, मेरा मन खराब हो गया है। जब मैं यहाँ से चली जाऊं तब तुम दोनों मिलकर आपस में बांट लेना। यह कहते हुए वह कमरे से तेजी से बाहर निकल गई। जीजी की इस तरह की बातों और हरकतों को देखकर दोनों भाई सन्नाटे में आ गए और उनको खुश रखने के लिए सूर्यभान ने आगे बढ़कर उनसे बोला, आप ही खोलिए, माँ जी के बाद आप ही घर की बड़ी हो। सूर्या, मैं तुम्हारी बात रखने के लिए खोल रही हूँ, वैसे मुझे कोई मतलब नहीं है। सब शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। तिजोरी खुलते ही नया बवंडर खड़ा हो गया। उसमें से महारानी हार, सतलड़ा और चंपाकली जैसे एंटीक जेवर गायब थे। तिजोरी से जेवरों को गायब देखते ही नेहा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह धम्म से वहां पड़े सोफे पर बैठ गई थी। उनकी आंखें बंद अवश्य थी, परंतु उनकी आंखों के सामने सास के पुश्तैनी जेवर, महारानी हार, सतलड़ा हार, चंपाकली, नगीने जड़ी करधनी झिलमिला रही थी, जिन्हें ससुराल आने पर संगीता जी ने अपने हाथों से उन्हें पहनाया था। उनके बार बार कहने पर भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा था। अब तो प्रश्न यह था कि जेवर गायब कैसे हुए। नेहा बड़प्पन दिखाते हुए मौन थी, परंतु अनीता भला कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने सबके सामने हेमलता पर शक जाहिर कर दिया, परंतु वह जैसे इन बातों के लिए पहले से ही तैयार थी। मैं क्या जानूं, तुम दोनों यहाँ रहती हो, किसी ने निकाल लिए होंगे। दोनों बहुएं ननद की चालाकी देख आश्चर्य से भर उठी। हेमलता तीखी जुबान से बोली, माँ जी के जेवर दोनों ने मिल बांट कर गायब कर दिए और अब दिखावा अच्छा कर रही हो। जाने माँ जी कैसे रहती थी, तुम लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। हेमलता के आरोप के बाद तीनों महिलाओं के चेहरे पर शक और चिंता की लकीरें खिंच गई थी। सबकी सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रही थी। अनीता कभी ननद तो कभी जेठानी की तरफ शक भरी निगाहों से देख रही थी। सूर्यभान ने माहौल के तनाव को हल्का करने के लिए हंसकर कहा, जिसको जे जेवर चाहिए रमेश जी के यहाँ जाकर ले लेना, अब बात खत्म करो। शाम 6 बजे वकील साहब आएंगे माँ जी का वसीयतनामा पढ़ने के लिए। माँ जी की इच्छा अनुसार ही बंटवारा होगा। उदय का कहना था कि बंटवारे की क्या जरूरत है, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहे, क्योंकि वह कारोबार और ऑफिस की जिम्मेदारियों से बचना चाहता था। दूसरे, उसने 12 करोड़ रुपए उधर से इधर निकालकर अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई है। अब वह उन पैसों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बताकर अपनी बताता है, जिस वजह से माँ जी के सामने से दोनों के बीच आपस में विवाद चल रहा था। वकील रमेश घोष आए और कागजों की जांच पड़ताल हुई, परंतु बंटवारे के विषय में उन्होंने कोई भी वसीयतनामा नहीं तैयार करवाया था। इसीलिए यह सुनिश्चित हुआ कि लगभग 100 करोड़ की संपत्ति, जिसमें चल अचल फैक्ट्री, आलीशान कोठियां, फार्म हाउस, ज्वेलरी, शेयर्स आदि सभी कुछ के 3 बराबर हिस्से उनके तीनों बच्चों के बीच में
बांटे जाएंगे। 91% शेयर संगीता जी के थे और 9% दोनों बेटों के बच्चों के नाम थे, इसीलिए उनका बंटवारा नहीं होगा। हेमलता के चेहरे पर असंतोष नजर आ रहा था। यह एक कटु सत्य है कि धन या प्रॉपर्टी है तो वाद विवाद और मनमुटाव होना सुनिश्चित है, क्योंकि सभी पक्षों का संतुष्ट होना संभव है ही नहीं। इस संसार में धन लिप्सा ऐसी होती है कि जितना भी हो वह कम ही प्रतीत होता है। वकील साहब चले गए थे, परंतु जीजी के चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। मुखर जीजी मौन थी, मानो मन ही मन वह कोई योजना बना रही थी। वह और रंजीत जीजा जी अपने घर चले गए। दोनों भाई अपने अपने ऑफिस और काम में बिजी हो गए थे। कई बार वकील साहब और इन तीनों की मीटिंग हुई, परंतु यह तय नहीं हो पाया कि कौन क्या लेगा। बार बार इन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श होता, परंतु निर्णय कुछ नहीं हो पाता। कभी उदयभान नाराज होकर मीटिंग से चले जाते तो कभी हेमलता नाराज होकर बोली, अब कोर्ट में ही मिलेंगे। सूर्यभान ने बीच बचाव करके मामला सुलझाने का प्रयास किया, परंतु फिर वह भी तैस में बोले, ठीक है, अब कोर्ट में ही तय होने दो। इस तरह से लगभग 3 महीने बीत गए थे, कुछ भी तय नहीं हो पा रहा था। अभी परिवार पूरी तरह शोक से उबर नहीं पाया था कि हेमलता जीजी के वकील का नोटिस दोनों भाइयों के नाम आया कि मां संगीता जी की वसीयत के अनुसार पूरी जायदाद और बिजनेस को हेमलता और कुंवर रंजीत सिंह के नाम कर दी है। दोनों भाई बतौर मैनेजर की तरह काम करते रहेंगे, परंतु मालिकाना हक हेमलता देवी का होगा। नोटिस देखते ही दोनों भाइयों के होश उड़ गए। परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। एक प्रश्न चिन्ह सबके मन में खड़ा हो गया कि जीजी ने ऐसा क्यों किया। माँ जी ने कब ये वसीयतनामा तैयार करवाया, उनको सबको हवा भी नहीं लगने दी। उदय का कहना था कि यह कुंवर रंजीत के खुराफाती दिमाग की उपज है। उन्होंने हम सब के खिलाफ साजिश रची है। सबके मन में शंका के बीच अंकुरित होकर पूर्ण वृक्ष बनकर लहलहा उठे थे। शांत सूर्यभान भी भविष्य के प्रति शंकालु हो उठे थे, परंतु भीरू स्वभाव के सूर्यभान ने हेमलता देवी के समक्ष कभी जुबान तक नहीं खोली थी, क्योंकि उन दोनों के उम्र में काफी अंतर था। उदयभान नाराजगी भरे स्वर में बोले, जीजी को तो पहले ही पिताजी दहेज में फैक्ट्री और जाने क्या क्या दे चुके हैं, इसीलिए उनका तो अब कुछ भी मांगने का हक नहीं बनता। हम कोर्ट जाएंगे। कुंवर साहब ने माँ जी से अनजाने में साजिश रचने के लिए उनसे साइन करवा लिए होंगे। संपत्ति ने सबके मन में विष बो दिया था। सूर्यभान ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा कि उदय मामला यदि कोर्ट में पहुंच जाएगा तो हम लोगों के हाथ से निकलकर वकीलों के दांवपेच में फंसकर उलझकर रह जाएगा। इसीलिए जीजी और कुंवर साहब के साथ बात करके आपस में सुलझा लिया जाना ज्यादा उचित रहेगा। इस विषम परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इस बात को लेकर सभी परेशान हो गए थे और आपस में सब लोग बैठकर विचार विमर्श और मंत्रणा करते रहते, परंतु कोई उपाय उन्हें नहीं समझ आ रहा था। दोनों भाइयों ने आपस में यह तय किया कि हम लोगों के आपसी विवाद की भनक परिवार वालों के सिवा किसी को नहीं लगनी चाहिए। हम सब जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। शोकाकुल परिवार आकुल व्याकुल मनोदशा के कारण अपने को बेबस सा पा रहा था। सब और तनाव व्याप्त रहता। कोई विश्वास नहीं कर रहा था
कि जीजी ऐसा भी कर सकती हैं। क्या माँ जी ने जानबूझकर ऐसा वसीयतनामा तैयार करवाया है, या फिर कुंवर साहब ने लालच के कारण यह फर्जी जाल फैलाया है, जिसमें उन्होंने शिकारी की तरह सबको कानूनी जाल में उलझाकर बर्बादी की तरफ ढकेलने का प्रबंध कर दिया है। सूर्यभान मानसिक रूप से तनाव में थे। उन्होंने जीजी को सदा माँ की तरह सम्मान की दृष्टि से देखा था, और कुंवर साहब ने तो सदा नाराजगी के कारण यहाँ से दूरी ही बना रखी थी। आपसी बातचीत में 1 महीना बीत चला था। जीजी अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि माँ जी सारी संपत्ति उनके नाम करके गई हैं, इसीलिए दोनों भाइयों को उनके यहाँ मैनेजर की तरह ही काम करना होगा। गमगीन सूर्यभान को गुरु निर्णयानंद के रूप में आशा की किरण दिखाई दी। वह उदय को अपने साथ लेकर बहुत उम्मीद के साथ गुरु जी के पास पहुँचे। क्या बात है पुत्र, तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें? क्या माँ जी के अचानक विछोह को नहीं सह पा रहे हो? इस संसार में आवागमन तो शाश्वत सत्य है, उससे क्या घबराना। गुरु महाराज, अब आप ही हम लोगों की समस्या का निराकरण कर सकते हैं। जीजी का कहना है कि वह दोनों मैनेजर की तरह उनके कंपनी में काम करेंगे और वह माँ जी की जगह मालिक बनकर सिंहासनारूढ़ होंगी। आप उन्हें समझाइए कि बराबर हिस्सा लेकर मान जाएं। परंतु सातिर जीजी संभवतः महाराज जी को अपनी तरफ मिला चुकी थी। उन्हें तुरंत कहा कि जब रानी साहिबा अपने स्थान पर हेमलता को प्रतिष्ठित कर गई हैं, तो फिर अनावश्यक वाद विवाद की क्या आवश्यकता है। सूर्यभान ने गुरुजी के चरण पकड़ लिए थे और अपने जेब से डायमंड की अंगूठी निकालकर उनके चरणों पर रख दी थी। अंगूठी पर निगाह पड़ते ही गुरुजी का स्वर नरम हो उठा। सूर्य और उदय, तुम दोनों को तो मैंने गोद में खिलाया है, इसीलिए तुम दोनों मेरे पुत्र की भांति हो। भाई बहन में आपसी विवाद नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। मैं हेमलता देवी को समझाने की कोशिश करूंगा। आगे प्रभु की इच्छा। दोनों भाई गुरुजी की बातों से आश्वस्त नहीं हुए थे, वरन उनकी बातों ने मानसिक यंत्रणा ही दी थी। उदय को गुरुजी से बहुत उम्मीद थी, परंतु अब वह भी टूट रही थी। परंतु जिस प्रकार इंसान आखिरी सांस तक जीवन की आशा लगाए रहता है, वैसे उम्मीद की किरण लगाए हुए थे कि शायद जीजी गुरुजी की बात मान जाए। सूर्यभान आपसी विवाद की बात जितना छिपाने की कोशिश करते, जीजी उतना ही उछाल रही थी। गुरुजी अपने लाव लश्कर के साथ आए। दोनों भाइयों ने उनकी सेवा में जी जान लगा दी। जीजी से बोले, बेटी, आपस में वाद विवाद से क्या लाभ। परंतु वसीयतनामा की कॉपी देखते ही बोले, जब रानी साहिबा ने स्वयं ही अपनी गद्दी राजकुमारी को दे दी है, तो फिर विवाद का क्या प्रश्न। और वह अपना तामझाम समेटकर चले गए। अब तो गुरुजी की सह पाकर हेमलता ने वसीयतनामा के अनुसार माँ जी के ऑफिस में बैठकर फाइल मांगकर कामकाज देखना शुरू कर दिया था। ऑफिस में सुगबुगाहट होने लगी थी कि अब कंपनी की नई मालकिन हेमलता हैं। सूर्यभान और उदय ने मामले को परिवार के अंदर ही सुलझाने के लिए परिवार के बुजुर्ग और गणमान्य लोगों को बुलाकर सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर हेमलता सौदेबाजी पर उतर आई। मुझे तो माँ जी की इच्छा का सम्मान करना है, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। मेरे लिए तो जैसे मेरा आंसू वैसे ही सूर्य और उदय। फिर झट वह सौदेबाजी पर उतर आई। कभी 10% तो कभी 20% तो कभी 30%। वहां पर सभी लोग
रंगे सियार की तरह बदलते बयान को सुनकर परेशान हो गए थे। उदय इतनी देर से चुपचाप सारा नाटक देख रहे, उनसे न रहा गया। वह क्रोधित होकर आपे से बाहर हो उठे थे। जीजी 30% तो आपको वैसे ही मिल रहा था, लेकिन आपकी तो नीयत ही खराब है। आप तो समूची संपत्ति पर नाक की तरह बैठना चाहती हैं। हेमलता भला कहाँ चुप रहने वाली थी, क्रोधित स्वर में बोली, उदय मैं जानती हूँ तेरे मुंह में किसने यह शब्द डाले हैं। मैं अनीता को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि वह कितनी लालची और चालाक परिवार की है। सूर्य और नेहा ने उदय और अनीता को वहां से हटाकर अंदर कर दिया था। हेमलता देवी बोली, सूर्य आखिर बार तुमसे कह रही हूँ कि कोर्ट से बाहर मामला तय कर लो, नहीं तो यदि कोर्ट के चक्कर में पड़ गए तो तुम दाने दाने के मोहताज हो जाओगे। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे, कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। हेमलता और रंजीत कुंवर ने मां के ऑफिस में मैनेजर और स्टाफ की मीटिंग बुलाकर अपने को मालिक बताकर फाइल मंगाकर घरेलू विवाद को जग जाहिर कर दिया था। सूर्यभान और उदय भान को जीजी की हरकतें असहनीय लगने लगी थी। उन्होंने एक बार फिर से जीजी के साथ समझौते की पहल की, परंतु जीजी कुछ भी सुनने को राजी ही नहीं थी। सूर्य को 100% यही विश्वास था कि वसीयतनामा या तो जोर जबरदस्ती लिखाया गया था या अनजाने में कोरे कागज में साइन करवाकर यह अपनी इच्छा अनुसार लिखवाया गया है। उदय का साला विशाल सा बार बार दोनों भाइयों को विश्वास दिला रहे थे कि वह एक दो पेशी में उनके हक में फैसला करवा देंगे। उनके अतिरिक्त देश के नामी वकीलों को इस मुकदमे के लिए बुलाया गया। विशाल ने उदय को भी बहला रखा था कि 12 करोड़ वाली कंपनी को बंटवारे से बचा लेंगे। भाई बहन आपस में दुश्मन बन गए थे और रोज के रोज नई नई चालें चल रहे थे। पूरे देश की मीडिया वसीयतनामा के पारिवारिक झगड़े को अपनी ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखा रहे थे। हेमलता के चेहरे पर सिकन नहीं थी, परंतु सूर्यभान मीडिया के सामने आने में बहुत शर्म महसूस होती। कोर्ट में वसीयतनामा फर्जी है कि अर्जी दाखिल हो गई। अब तो दोनों भाई वकीलों के हाथ के खिलौना बनने को मजबूर थे। वकीलों के इशारे पर ही बयान देना होता। अब न ही हेमलता के हाथ में कुछ रह गया था, न ही सूर्यभान और उदय भान के। अब तो सूत्रधार वकील थे। तारीख पर तारीख, गवाही, बयान, बहस, मामला उलझता गया और समय बीतता रहा। कभी फाइल दबा दी गई तो कभी वकील नहीं आए। आदि आदि सारे हथकंडे आजमाए गए। विशाल वकील ने वसीयतनामा फर्जी है सिद्ध करने के लिए एंटी चोटी का चोर लगाते हुए सबूत और गवाह पेश किए। हेमलता ने भी देश के नामी वकील को बुलाया था। उनकी दलीलें और गवाह और सबूत बहुत दमदार थे। कंपनी की हालत बिगड़ती गई, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। सूर्यभान डिप्रेशन के शिकार बन गए। उनके जीवन की शांति, संपन्नता, सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा था। जिस तरह से बंदर बांट में बंदर ही पूरी रोटी हजम कर जाता है, वही हाल इन भाई बहन का था। उनके हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा था और वकीलों का घर भर रहा था। आखिर में जज ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेते हुए अपनी ओर से रिसीवर नियुक्त कर दिया और कंपनी का अकाउंट सील कर दिया। हेमलता और रंजीत तो ऐसे मगरमच्छ के समान थे जो सूर्यभान और उदय जैसी मछलियों को
आसानी से अपना शिकार बना लेते थे, परंतु कोर्ट में उनकी चालबाजी काम नहीं आई। फैसला लंबित रहा। कंपनी और बिजनेस की हालत बिगड़ चुकी थी। आपसी विवाद में हंसते खेलते संपन्न परिवार की खुशियां लुट गई थी और जीवन संघर्षमय हो गया था। कई वर्षों के बाद सूर्यभान सबको बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चले गए और उदयभान आशा भरी नजरों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।